दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की हुई घोषणा। 3 नवंबर को होगा मतदान। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें बिहार की 2 और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और उड़ीसा की 1-1 सीटें शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, मुंबई में निकली नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा। शिवसेना और एनसीपी समेत कई दलों का मिला समर्थन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मुंबई कांग्रेस की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। मंत्रालय के सामने बने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर यात्रा को खत्म किया गया। मुंबई कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस यात्रा में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, AIMIM के नेताओं को छोड़कर समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, उद्धव गुट के साथ साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल रहे। पूरी यात्रा के दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि मुंबई कांग्रेस एक तरफ विपक्षी एकता का नारा देती रही, लेकिन यात्रा में महाविकास अघाड़ी सरकार के समय घटक दल के रूप में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दूर दूर तलक दिखाई नहीं दिए। यात्रा में शामिल होने के नाम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से महज 100 से 150 कार्यकर्ता दिखाई पड़े। मुंबई कांग्रेस द्वारा आयोजित नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर किसी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वो समाजवादी पार्टी रही। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे। राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ा करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर ने मानी मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह। G23 के सवाल पर हुए नाराज मीडिया को ठहराया जिम्मेदार। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार शशि थरूर अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात से सहमत हैं कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि खड़गे जी से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस में सभी लोगों को एक दूसरे के बजाय भाजपा से मुकाबला करना चाहिए। हमारे बीच कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है। 17 अक्टूबर को होने वाला चुनाव हमारे मतदान सहयोगियों की इस बात पर निर्भर है कि कैसे वे इसे सबसे प्रभावी ढंग से संपन्न करते हैं। वहीं शशि थरूर ने G23 के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि G23 कुछ नहीं है बल्कि ये मीडिया के द्वारा सृजन किया गया शब्द है। इससे किसी कांग्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बातें बेवजह फैलाई जाती हैं। बता दें कि शशि थरूर ने रविवार को कहा था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे लोगों की पार्टी में उसे तरीके से दिलचस्पी पैदा होगी, जैसे कि हाल ही में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी। उनकी उस टिप्पणी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उन्हें और शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के खिलाफ मिलकर लड़ना है। खड़गे का यह भी कहना था कि उन्हें और शशि थरूर को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ ही भाजपा और RSS की विचारधारा के खिलाफ मिलकर काम करना है। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी के बाद अब RSS ने भी गरीबी को बताया दानव जैसी चुनौती। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता को लेकर चिंता जाहिर की। RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि गरीबी एक दानव जैसी चुनौती की तरह है। उन्होंने गरीबी पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि करीब 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने इस स्थिति के लिए पिछले कई दशकों की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम भी उठाए गए हैं। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि कई प्रगति के बावजूद अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां देश चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती है। हमारे लिए गरीबी के दानव को मारना बेहद जरूरी है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो बेहद ही दुखद है। उन्होंने एक आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि 23 करोड़ से अधिक
अधिक लोगों की आय 275 रुपए प्रतिदिन से कम है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भले ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग गरीबी का शिकार हैं। उन्होंने कहा था कि देश की बड़ी आबादी भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों का सामना कर रही है। देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है, जिसे पाटने की जरूरत है। नितिन गडकरी आरएसएस से प्रेरित संगठन भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे को घर में ही घेर रहे एकनाथ शिंदे, विधानसभा के 100 नेता शिंदे कैंप में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे समूह को एक और झटका दे दिया है। पूर्व मंत्री और वर्ली विधानसभा सीट से विधायक आदित्य ठाकरे के क्षेत्र के 100 शिवसेना नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। एक तरफ शिवसेना की ओर से दशहरा रैली की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हाई कोर्ट से उसने परमिशन हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ नेताओं के टूटने से उसे करारा झटका लगा है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे ग्रुप पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी ओर से जो दशहरा रैली की जानी है वो चोरों की सभा है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पार्टी पर दावे को लेकर कहा कि यह भाजपा की साजिश है। शिवसेना ने कहा कि खुद को पार्टी का दावेदार बताने के पीछे एकनाथ शिंदे का दिमाग नहीं है। इसके अलावा शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि आप में हिम्मत है तो अलग पार्टी बनाकर दिखाओ। उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि ईडी के डर से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़कर भाजपा के पास जाने का फैसला लिया है। और बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी तो पीएम मोदी हुए एक्टिव, अखिलेश यादव को फोन करके दिया मदद का भरोसा। ये आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रविवार को अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो भी संभव सहायता की जरूरत होगी वो उसके लिए 24 घंटे मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के बाद अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से फोन पर बात कर मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अगली बड़ी खबर, एक व्यक्ति एक पद को देखते हुए शशि थरूर ने एआईपीसी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी से संबद्ध संगठन अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उन्होंने ये जिम्मेदारी छोड़ी है। शशि थरूर ने कहा कि जो सवाल कर रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने प्रोफेशनल्स कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गत 30 नवंबर को अपने नामांकन वाले दिन ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश तो खुश हुए शशि थरूर, दिशा निर्देशों का किया स्वागत। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए पार्टी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों का सांसद शशि थरूर ने स्वागत किया है। कांग्रेस की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उनके संबंधित पीसीसी के मतदान अधिकारी होंगे। वो मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने और ये देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ है। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर शशि थरूर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए प्रतिनिधि मतपत्र के माध्यम से अपनी पसंद के अनुसार उनमें से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रकोष्ठ के प्रमुख और सभी आधिकारिक प्रवक्ता चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए या फिर उनके खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। अगर वे किसी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद वे अभियान प्रक्रिया में भाग लेंगे। सभी पीसी अध्यक्ष संबंधित राज्यों की अपनी यात्राओं के दौरान उम्मीदवारों के प्रति शिष्टाचार का परिचय देंगे। जो उम्मीदवार पीसीसी प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करना चाहते हैं उन्हें सार्वजनिक घोषणा के लिए पीसीसी अध्यक्ष बैठक हॉल, कुर्सियों और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करेंगे। हालांकि पीसी अध्यक्ष द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। बैठक आयोजित करना प्रस्तावक या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थक
समर्थकों का काम है। चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को लाने वाले वाहन का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी अवांछित पैम्पलेट या फिर किसी अन्य प्रकार के प्रकाशन प्रचार का सहारा लेगा। इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन करता उम्मीदवारों के चुनाव को अमान्य कर देंगे और उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बना देंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण अभियान ना हो, इससे पार्टी की बदनामी होगी। चुनाव प्रक्रिया की संवेदनशीलता को किसी भी कीमत पर बरकरार रखा जाना चाहिए। और बड़ी खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बनाई रणनीति पर आगे बढ़ रही कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ फेंकने की कर रही तैयारी। आपको बता दें कि कांग्रेस को पूरे 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनावी मैदान में हैं। पार्टी इसे बड़े बदलाव के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन कुछ महीने पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब गैर गांधी अध्यक्ष का फॉर्मूला दिया था तो पार्टी ने इसे गांधी परिवार के दबदबे को चुनौती देने वाला बताया था। करीब 5 महीने पहले प्रशांत किशोर ने वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की योजना पार्टी के सामने रखी थी। इसमें उन्होंने पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को सौंपने की वकालत की थी। उस वक्त कांग्रेस रणनीतिकार इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि गैर गांधी अध्यक्ष बनने से पार्टी में गांधी परिवार का दबदबा कम हो जाएगा। पार्टी ने सिर्फ अब गैर गांधी अध्यक्ष पर ही प्रशांत किशोर की योजना को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इससे पहले उदयपुर संकल्प में भी कई मुद्दों को शामिल कर लिया है। इनमें भाई भतीजावाद का मुकाबला करने के लिए एक परिवार एक टिकट और सभी पदों पर निश्चित कार्यकाल शामिल है। प्रशांत किशोर ने अपनी योजना में यूपीए अध्यक्ष के पद को भी किसी सहयोगी दल के नेता को देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उस पर भी पार्टी तैयार नहीं हुई। हालांकि बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद स्थिति बदली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस यदि अपने कदम पीछे खींचती है तो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की योजना के मुताबिक कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के लिए एक मजबूत उम्मीदवार अध्यक्ष बने तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।